यह आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विचार गोष्ठी। गांधी जी से पहले का भारत, गांधी जी के बाद का भारत। प्रतिभागी हैं गांधीवादी विचारक, वरिष्ठ राजनेता, चिंतक और लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री, गांधीवादी विचारक और केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री रामचंद्र राही और गांधीवादी विचारक और राष्ट्रीय सर्वोदय अंतर्राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय न्यासी डॉक्टर A.K. मर्चेंट। विचार गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं गांधी विषयक लेखक और राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। नमस्कार। 1915 में करीब 23 साल दक्षिण अफ्रीका में जीवन बिताने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत आए तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अगले 1 साल तक भारत की यात्रा करें, अपनी आँख और कान खुली रखें पर जुबान बंद, और वो समझने की कोशिश करें कि इस 20-22 वर्षों में भारत क्या बदला है, भारत की मनोभूमि क्या कहती है। ट्रेन की यात्रा से गांधी देश के अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग तरह के लोगों से मिले। उनके आने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की प्रकृति बदल गई, संस्कृति बदली, अहिंसा की ताकत को लोगों ने महसूस किया। मैं शुरू करता हूँ राही जी से कि गांधी जी के पहले के भारत को आप किस रूप में देखते हैं। जैसा कि आपने कहा, दक्षिण अफ्रीका के अपने अनुभव लेकर गांधी जब भारत आए तो उन्हें ये सलाह मिली उनके गुरु से कि पूरे देश की परिक्रमा करिए, देश को क्या करना है ये बताने के बदले पहले देश को समझिए, देश के लोगों के मानस को समझिए। और उन्होंने निष्ठापूर्वक पूरे देश का भ्रमण किया, बिना किसी प्रकार का अहंकार पाले कि हमारे पास ज्ञान बहुत है। उन्होंने इस देश के आम आदमी के अंदर जो प्रतिभा थी, जो संस्कार थे, उनको समझ करके उन्होंने आगे क्या करना है, क्या कदम बढ़ाना है, इसको देखा। उन्होंने जिस समय उन्होंने भारत को देखा और समझा, उस समय दोहरे गुलामी में भारत जी रहा था। एक साम्राज्य की गुलामी, एक राजशाही की गुलामी। जी, हमको ध्यान रखना चाहिए कि जी। केवल साम्राज्य नहीं था ब्रिटिश साम्राज्य, हर छोटे बड़े रजवाड़े थे जो शासन करते थे हमारे ऊपर, और कुल मिलाकर के वही माध्यम थे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इस धरती को, इसके लोगों को एक्सप्लॉइट करने के। जी, उनको दबा कर, भयभीत रख करके, क्योंकि गुलामी तभी तक कामयाब रहती है जब तक लोग भयभीत रहते हैं, डरते हैं। अब इसमें भय किसका? सत्ता का, राजसत्ता का, और पूंजी का, पुलिस का, कानून का। इस भय से जब तक इस देश की जनता मुक्त नहीं होगी, हम आजादी के संघर्ष में कामयाब नहीं होंगे। ये गांधी का अनुभव, वो जो पूरी यात्रा की उन्होंने देश की, उसमें से सामने आया। ये देश का गांधी के आने के बाद का देश था। 2 उदाहरण उसको साफ करने के लिए कहूंगा। पहला उदाहरण, जब सब जानते हैं आंदोलन के इतिहास में कि नमक कानून तोड़ने का, गांधी ने विचार तत्व का ज्ञान बांटा नहीं, विचार तत्व को जीवन में कैसे दाखिल किया जाए इसका प्रयोग किया। इसलिए गिने चुने लोगों की, जो कि कटिबद्ध थे, कमिटेड थे, ऐसे लोगों की टोली लेकर के और नमक कानून तोड़ने निकल गए। ये केवल नमक पर टैक्स हटाने का आंदोलन नहीं था, सबसे बड़ा तो ये था कि जो भय है, लोगों को निर्भय बनाना, वो निर्भयता का पाठ पढ़ाया उन्होंने कानून तोड़ के। क्योंकि ये कानून भारत की जनता पर, आम जनता पर अन्याय है, हम इसको अमान्य करते हैं जी। अब इस पर उसको दबाने के लिए, कानून को लागू करने के लिए तो हर जगह ब्रूट फोर्स होती है, पुलिस की, आर्मी की। उसको भी झेलना कैसे, और उसमें से निर्भयता, सामूहिक निर्भयता, व्यक्तिगत निर्भयता सृजित करना, ये गांधी ने प्रयोग करके दिखाया जी। ठीक उसी तरह से दूसरा चंपारण का सत्याग्रह। अब देखिए कि चंपारण के सत्याग्रह में जनता देख रही है कि वारंट आया है, गांधी नहीं जा सकते चंपारण। वो कहते हैं तुम कौन होते हो रोकने वाले,
हम इस देश के हैं, ये धरती हमारी है, हम जाएंगे तो आप गिरफ्तार कर लो। कोर्ट जुटी है, लोग जुटे हैं, देख रहे हैं। कहते हैं बहस क्यों करते हो, तुम जो गलती कर रहे हो कि अपराध मैंने किया है, हाँ मैंने किया है, तुम्हारा गलत कानून है मेरे लिए, भारतीय के लिए, इसलिए उसको हम तोड़ेंगे, उसको अमान्य करेंगे। जनता देख रही है, और फिर ये पहली बार देख रही है जनता कि पुलिस और कोर्ट कचहरी सब है और एक आदमी अकेला उसके खिलाफ खड़ा हो गया है और जनता उसके साथ हो गई। तो ये जो दशा थी भयभीत गुलाम भारत की, उसको निर्भयता का पाठ पढ़ाया गांधी ने, सत्य और अहिंसा की बुनियाद से खड़ा किया उनको। शास्त्री जी, अभी राही जी ने निर्भयता के पाठ को प्राथमिक माना, गांधी जी ने भारतवासियों को इसका पाठ पढ़ाया और लोग, करोड़ों में लोग सड़क पर उतर आए। आप कैसे देखते हैं कि गांधी जी के पहले का भारत, आज़ादी की लड़ाई किस दिशा में थी और तो बड़ा बदलाव क्या घटित हुआ आपके लिहाज से? देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, 1915 में उस समय तो था नहीं जी, तो मेरा जन्म 1950 का है जी, लेकिन मैंने बहुत कुछ अपने पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी से सुना जी, गांधी जी के बारे में। और बाबूजी का हमेशा हमसे एक ही बात कहना होता था कि सुनील, तुमने क्या गांधी जी को पढ़ा है? जी, तो मैं सर हिला कर कह देता नहीं। तो वो एकदम कहते थे कि अगर उनको नहीं पढ़ा तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, और अगर तुम्हें जानना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समझना होगा। यानी देश समझना है तो गांधी जी को पढ़ना होगा। और जैसा भी राही जी कह रहे हैं, अगर निर्भयता का जो पाठ दिया, सिखाया भारत की जनता को, तो वो पूर्ण रूप से हमारा श्रेय जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। हाँ, मर्चेंट साहब, अभी दो पूर्ववर्ती वक्ताओं को आपने सुना। आपके लिहाज से गांधी जी के आने के बाद भारत में क्या परिवर्तन घटित हुआ? वो मुख्य बिंदु क्या थे जो गांधी जी से पहले नहीं थे, जिसका पूरा श्रेय गांधी जी को दिया जाना चाहिए? कुछ परिवर्तन तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां भी उभर कर आई जो शायद उस समय कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। तो एक परिवर्तन जो आया, गांधी जी ने जब उनसे पूछा गया कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करने से क्यों इनकार करते हैं, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मैं चाहता हूं कि हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से ऊपर की ओर आए, बजाय के ऊपर से नीचे थोपा जाए। तो इस टेक्नोलॉजी के सहारे ही हमने, देखिए, हमारे देश की जनसंख्या 3 गुना बढ़ी है, लेकिन हमारे देश के अन्न का उत्पादन 4 गुना बढ़ा। यानी 140 करोड़ जनसंख्या होते हुए अभी भी हमारे पास वो क्षमता है कि हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। दूसरा एक है शिक्षा। गांधी जी की जो नई तालीम थी, फिर नवों विद्यालय था, और 1948 से राधाकृष्णन कमीशन जब बैठाया गया, फिर कोठारी कमीशन, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, और अभी जुलाई 2020 में सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो रिलीज़ किया, तो उसमें भी हम देखते हैं कि विशेष करके गांधी जी के जो नैतिक जो संदेश है, या उन्होंने अपने जीवन को हमारे सामने रखा, उन्होंने स्पष्ट भी किया कि मैं तो साधारण मानव हूँ, हालांकि मुझे लोग महात्मा कहते हैं, मेरे से गलतियाँ भी होती है, लेकिन हमें सत्य के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, जहाँ तक संभव हो हमें इस सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो गांधी जी का तस्वीर हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते थे तो उनके सामने दरिद्र नारायण की तस्वीर होती थी। गांधी जी के ज़माने में भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास उपकरण और साधन वगैरह बहुत सीमित थे, और वैसे भी गुलामी के हालात में, जैसे हमारे राही साहब ने बताया भी, 2 प्रकार, एक तो जो राजा महाराजा थे वो लोग भी हमारे पर काफ़ी शोषण और अन्याय का व्यवहार करते थे, सब लोग न्यायपूर्वक तो नहीं व्यवहार करते थे। फिर अंग्रेज़ों का तो काम ही ये था कि अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए जितना भी यहाँ से साधन और सामग्री और जो खान से निकल के कोयला और स्टील वो ले जाते थे। तो मेरी दृष्टिकोण में एक तो गांधी जी की जो नैतिक शिक्षाएं हैं, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और ये हमने पढ़ा भी है, और आज भी हम देखते हैं कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं और उसके साथ जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं,
सभी कॉलेजेस को कहा जाता है कि एक गांधी भवन होना चाहिए, ताकि गांधी जी की शिक्षाओं को सिर्फ हम 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को हम याद न करें, बल्कि हमारे जीवन में ढालने की चेष्टा करें। हालांकि बदलाव और रूपांतरण बहुत तेज़ी से आया है, कुछ तो इतनी तेज़ी से आया कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 75 साल का जो अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ही अपना संबोधन गांधी जी के नाम से शुरू किया था। जी राही जी, 30 जनवरी 1948 के बाद का भारत, इसको आप कैसे देखते हैं, अगर उसमें से कुछ पहलुओं को, कुछ आयामों को रेखांकित करना हो? देखिए, 30 जनवरी की दुर्घटना एक तरह से हमारे राष्ट्र के माथे पर कलंक है। जी, जिसको हमने महात्मा माना, उसको ईश्वर की शरण जाते जाते नाटकीय ढंग से झुककर प्रणाम करने की मुद्रा में गोली मारी गई। जी, गांधी ने मनुष्य के अंदर जो वैल्यूज हैं, कॉन्शसनेस है, चेतना है, चैतन्य तो सद्गुण हैं, उनको प्रोत्साहित किया। और सत्याग्रह का स्वरूप ही यही है कि आपके अंदर सत्य की निष्ठा है, सत्य पर आरूढ़ हुई है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये जगाया उन्होंने। जी, और केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, मास स्केल पर किया। जी, गांधी के पहले राजनीतिक संरचना इस देश की वो एलिट क्लास की थी। जी, गांधी ने इसका पूरा चरित्र बदल दिया और ये मास मूवमेंट के रूप में बदल दिया। जी, जी, 1920 के नागपुर अधिवेशन में जी। 54 सदस्यता शुरुआत कर। जी हाँ, सिविल डिसोबीडियंस और इन्वॉल्व कर दिया। जी। नमक सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह हो, जहां जहां ये जो कार्यक्रम, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, एक एक कार्यक्रम लेकर के उन्होंने जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा किया था। जी, और आक्रोश और घृणा से भी खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने घृणा से नहीं, घृणा की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सद चेतना को जागृत किया, संगठित किया, तो वो एक ताकत सत्याग्रह की बनी। इसका नतीजा हुआ कि मासेस में चारित्रिक बदलाव आया, एक आरोहण की प्रक्रिया देश में शुरू हुई, जो काफी उनके जाने के बाद भी लगी। लेकिन ये जो दुर्घटना है 30 जनवरी की, कि जिसे नहीं मानते हो उसको एलिमिनेट कर दो, विचार का अंत हो जाएगा, ये जो मूर्खतापूर्ण घटना है, इसका भारत के चारित्रिक विकास में बहुत खराब असर हुआ है। चारित्रिक आरोहण की तरफ देश बढ़ रहा था, गिरावट की तरफ लुढ़कने लगा। 70-75 साल में बहुत सारी समृद्धि हमने कायम की। इस देश में इतनी जनता है, इतनी बौद्धिकता है, इतने सारे, और दुनिया के हर क्षेत्र में भी, हर देश में विकास हुआ है, अपने देश में भी हुआ है। लेकिन यहाँ मेरे मन में प्रश्न उठता है, गांधी ने कहा भारत के विकास की कसौटी अंतिम आदमी होगा। वो अंतिम आदमी आज कहाँ है? वह अंतिम आदमी हाशिए पर है। हम ग्रोथ रेट बना लेते हैं, उस ग्रोथ रेट में एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन कितना फ्रस्ट्रेशन है। हम विकास के इस दौर में भी है ना, कि जहां नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसे बिंदु पर आकर के हमको याद आता है कि गांधी ने कुछ कहा था क्या विकास के लिए, कुछ मानदंड निर्धारित किए थे, उसमें एक ये था। दूसरा है, आपने जो वर्षे साहब ने कहा कि गांधी यंत्र के विरोधी कतई नहीं थे, लेकिन यंत्र मनुष्य पर हावी हो जाए और मनुष्य को यंत्र का पुर्जा बना दे, इसके विरोधी थे। जी। और दूसरी बात जो विकास की बुनियाद में उनके ध्यान में थी, जो उन्होंने स्पष्टता से कहा कि बेसिक नीड्स वहीं पूरी होनी चाहिए जहां लोग रहते हैं। शास्त्री जी, गांधी जी के बाद के भारत में जो बदलाव घटित हुए, जो परिवर्तन आए, उसको गांधी जी के विचार और आदर्श के अनुपात में उसके साथ गलबहियां करके कदमताल करने वाला कितना देखते हैं? गांधी जी के बाद, उनके नहीं रहने के बाद भारत को आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि गांधी जी के बाद हम लोग धीरे धीरे गांधी जी के आदर्श, उनकी जो विचारधारा थी, उसको धीरे धीरे भूलते गए। और
मैं इसके लिए जिम्मेदार सरकार को एक तरफ ठहराता हूँ, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है उसने भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और आज की तारीख में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का भारत गांधी जी देखते थे, आज हम कोसों मील उससे दूर हैं। हमें उस पीढ़ी को तैयार करना होगा जो कि समझे गांधी जी को और गांधी जी के विचारधाराओं को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने की अगर चेष्टा करेंगे, तब शायद हम गांधी का भारत बनाने में सक्षम होंगे। हाँ मर्चेंट साहब, आप गांधी जी के बाद के भारत के उन कौन कौन से पहलुओं को देख पा रहे हैं जहां गांधी जी से वो मिलता है और जहां गांधी जी से दूर गया? इसमें सबसे पहले एक पहलू तो ये है कि गांधी हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हमारे देश की सीमा रेखा गांधी जी के टाइम भी स्पष्ट नहीं था, और उस समय जम्मू कश्मीर और हैदराबाद वो भी हमारे देश का हिस्सा नहीं बना था। और उसके बाद जो हमारी देश की सीमा रेखा है उसको लेकर भी गांधी जी के बाद जो लीडर्स थे, जो लोग ये दायित्व उठाया था, उन पर काफ़ी दबाव था। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखें तो दो ब्लॉक्स बन रहे थे, एक तो सोवियत ब्लॉक बन गया था, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक बन गया था। और जो लोग कैपिटलिस्ट ब्लॉक अमेरिका के साथ थे उन्होंने काफ़ी सहायता दी, और यहाँ पर जो सोवियत यूनियन का जो दायरा बढ़ रहा था तो हम लोग इस तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ गए। फिर उनके साथ काफ़ी लंबा हमारा संबंध रहा। तो ये दबाव भी हमें देखना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ हद तक हम उसको कल्पना नहीं कर पा रहे थे 47 और 48 में कि क्या होने वाला है। दूसरा, जैसे जैसे ये स्पष्ट होते गया कि दो ब्लॉक्स बन चुके हैं, तो फिर एक तो हमारे सामने जो बड़ी चुनौती थी कि जो गरीबी है और जो भूखमरी है उसका एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसके लिए भी हमें पता है कि वो PL 480 हमें वो गेहूं भी आए हैं जो हमें खाना पड़ा उस ज़माने के उस पीढ़ी के भारतीयों को। तो एक चुनौती वो है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गांधी जी चाहते थे कि मशीनरी और टेक्नोलॉजी हमारे पर हावी न हो, लेकिन गांव में हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, तो गांव के लोग का जो माइग्रेशन शहरों के तरफ हुआ और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की तरफ हुआ, तो उससे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि वहाँ पे गांव में उनके पास उत्पादन नहीं होता था तो वो लोग शहर आ जाते थे। क्योंकि गांधी जी के टाइम पे हमारा शहर का पॉपुलेशन तो सिर्फ 10% होगा और बाकी 90% थे। आज हमारे 65% गांव में है और 35% शहरी इलाके में रहते हैं, और ये शहरी इलाके की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, गांधी जी ने तो बहुत सादगी की ज़िंदगी बिता के दिखाया, और वो उदाहरण भी हमारे सामने है कि इलाहाबाद और जो प्रयागराज में जब वो थे तो अपने लिए पानी का सिर्फ एक छोटा सा लोटा उन्होंने मांगा कि लोगों ने कहा आप नदी के तट पे है, किनारे पे है, और आप, तो उन्होंने कहा देखिए, शुरू से ही मेरा ये एक सिद्धांत रहा है कि पर्यावरण का मैं जो उपयोग करूं वो इतना ही करूं कि बाकी देशों को भी उसका पूरा जो उनका हिस्सा है वो मिले। तो इस तरीके से कुछ नई चुनौतियां जो आई है, जो शायद उस समय हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे। हालांकि गांधी जी का विजन तो बहुत लंबा था, और उन्होंने देखा कि अगर हम देश में ग्रामीण क्षेत्र से अपने विकास के कार्य को लें और योजनाएं बनाएं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से हम विकास और भारत के लिए आगे बढ़ पाएंगे कि अधिक से अधिक जनसंख्या को, जो आज भी हम चुनौतियां और जो संघर्ष हमें करना पड़ता है, वो सब शायद उभर के नहीं होता है। राही जी, गांधी और एक जी बहुत संतुलित, जी, यानी हमारी प्रगति एक संतुलित तरीके से हो पाता था, सामंजस्यता के साथ। राही जी, गांधी जी के पहले भारतीय समाज जिस रूप में था, और उन्होंने जो उसमें एक गति पैदा की भारतीय समाज में, उसकी जड़ता में भी जड़ता को दूर करने की कोशिश की, और भारतीय समाज में जो शोषण के और हिंसा के जो कुछ तत्व थे उसको भी दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उनके नहीं रहने के बाद के भारतीय समाज को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बार गांधी से कुछ बौद्धिकों ने पूछा कि मार्क्स ने कहा कि जितनी सभ्यताएं आज हैं दुनिया में, उनकी बुनियाद में हिंसा है जी, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा इंक्लूडिंग इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन की बुनियाद में हिंसा है। इसलिए जो पूरी कॉन्सेप्ट थी नए समाज की रचना की, नए भारत और नई दुनिया की रचना की,
गांधी केवल भारतीय संदर्भ में, नहीं राष्ट्रीय कहते संदर्भ में नहीं सोचते थे, जी। वैश्विक संदर्भ में उनकी सोच थी। इसलिए उन्होंने जो बुनियादी खाका पेश किया नए भारत के निर्माण की, उसमें यह केंद्र में रखा कि हम बुनियाद को बदलेंगे, हिंसा की बुनियाद से अहिंसा की बुनियाद की तरफ ले जाएंगे। इस दृष्टि से उन्होंने आर्थिक रचना में हिंसक दृष्टि हटाकर अहिंसक दृष्टि यानी एक्सप्लॉयटेशन का जो आर्थिक ढांचा है उसको बदल के कोऑपरेशन का ढांचा तैयार किया जाए। जो खादी ग्रामोद्योग का उनका विकल्प है वह प्रकृति और कमजोर मनुष्य के एक्सप्लॉयटेशन के विपरीत कमजोर मनुष्य को ऊर्जा देने वाला, उत्सर्जन की, नए सर्जन की शक्ति देने वाला विकल्प है और प्रकृति के साथ सहयोग से विकास की प्रक्रिया चलाने का सहयोग है। गांधी का ही प्रभाव था। शास्त्री जी बैठे हैं, सुनील जी, मैं तो उस समय का हूँ जब PL 480 की चुनौती आई तो मुझे याद आया तुरंत कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा PL 480 अपने पास रखो, और उन्होंने घोषित किया कि हर खेत में गेहूं पैदा किया जाए। और मुझे याद है कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में तंबाकू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, लोगों ने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। प्रधानमंत्री शास्त्री जी के कहने पर। हाँ जी। उन्होंने जो ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, अपने भाषण में ये कहा जी कि अधिक से अधिक हमको इस पराधीनता से मुक्त होना है। एक नैतिक नेतृत्व का प्रभाव ये था कि कहने पर लोगों ने अनुसरण किया, जनता की चेतना जागृत थी, जी कुंद नहीं किया गया था। अब देखिए गांधी के जमाने में पर्यावरण का इतना हल्ला तो नहीं था, लेकिन गांधी ने देख लिया था। जी गांधी ने ये कहा था ना कि एक ब्रिटिश साम्राज्य को अपने वैभव टिकाए रखने के लिए इतने 2/3 हिस्से पर साम्राज्य थोपने पड़े। अगर भारत जैसे बड़े देश को वही शैली अपना करके उसी तरह का विकास करना होगा तो अन्य उपग्रहों पर भी जाना पड़ेगा। ये एक ग्रह पर्याप्त नहीं है। जी शास्त्री जी, अभी राही साहब ने आपके पूज्य पिताजी का जिक्र करके बताया कि कैसे उनके कहने के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर हुई। उसी दौरान शास्त्री जी ने, यह भी गांधी जी के विचार के अनुरूप है, कि एक शाम उपवास की भी बात की थी, उसी समय की थी, और इसको भारत की जनता ने स्वीकार किया था अपने प्रधानमंत्री की बात को। आप चूंकि उस समय उनके साथ परिवार के हिस्सा, आप उनके सुपुत्र हैं, तो उस दौरान के कुछ अनुभव हों कि गांधी जी के नहीं रहने के बाद उन्हीं के एक अनुयायी भारत की गद्दी पर थे और उन्होंने एक तरह से अन्न को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की जनता से अपील की। एक हिस्से का जिक्र राही जी ने किया, आपका और क्या अनुभव है? मेरा ये कहना है कि राही जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। शास्त्री जी ने, मेरे पूजने बाबूजी ने इस रास्ते पर पूरी तरह से एक सच्चे अनुयायी के रूप में गांधी जी के उन्होंने अमल किया इसको। उन्होंने, बाबूजी ने जैसे शुरू में ये दो देश के लोगों से अपील नहीं किया, उन्होंने पहले हम परिवार के लोगों को कहा, सबको कहा कि आज हम लोग एक साथ भोजन करेंगे। वैसे एक साथ तो कर नहीं पाते थे, वो देर से आते थे, लेकिन उन्होंने कहा आज हम लोग सब एक साथ करेंगे भोजन। तो हम लोग सब बैठे और खाना खाया हम लोगों ने। तो उसमें बाबूजी ने कहा कि आज से हम लोग 1 हफ्ते तक खाना नहीं बनेगा रात्रि के समय, और आप सब उपवास करेंगे प्रतिदिन। जी। तो मैं जरा ज़्यादा बोलने वाला था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कहते भी थे मजाक में कि बम्बरदास हैं आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैंने कहा कि बाबूजी 1 हफ्ते तक हम क्यों आप भूखा रखना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ तुम लोगों के दोस्त मित्र मंडली भी बहुत बड़ी है, तो आपको जो है यहाँ भोजन नहीं मिलेगा तो आप दूसरे जगह जाके खाएंगे, वो नहीं करना है। आपको कहीं निकलना नहीं है, पूरा 1 हफ्ता मेरे करके दिखा दीजिए कि आप लोग भोजन नहीं, रात का भोजन करते। तो हम लोगों ने फिर तय किया कि बिल्कुल बाबूजी की बात को हम लोग अमल करेंगे। तो हम लोगों ने 1 हफ्ते तक शास्त्री परिवार में चूल्हा नहीं जला शाम के समय, और हम लोगों ने उपवास किया। फिर उसके बाद
बाबूजी ने कहा आज हम लोग फिर एक साथ बैठकर बात करेंगे। तो हम लोग फिर बैठे और खाना खाया। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने देखा कि मेरा परिवार जो एक समय का व्रत रोज रख सकता है और तब भी आराम से रह सकता है, जी तो मेरा विशाल परिवार जो देश है, देश के लोगों से अब मैं अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक दिन, सोमवार के दिन एक समय का भोजन आप रात्रि का जो है उसको छोड़ दें, उपवास करें। तो उपवास करें। तो बाबूजी से फिर मैंने उसी तरह कहा कि बाबूजी आपने हमें तो एक हफ्ते कराया, लोगों से आप कह रहे हैं सिर्फ एक दिन। वो कहा नहीं, हमने तो सिर्फ आपसे देखा था कि भाई आप लोग कर सकते हो, तो हमारा विशाल परिवार तो कर ही सकता है। तब उन्होंने देश को अपील किया। उस समय टीवी भी तो था नहीं, बहुत कम था, आकाशवाणी में अपील किया। और जैसा राही जी कह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तो अपने आँखों से देखा कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी जो काम करता होगा, कोई छोटा मोटा काम करता है और उसका अनाज जो आता है फिर उसको घर में खाने में चलता है, उसने भी सोमवार के दिन व्रत किया। और मैं केरल गया, केरल जाने का मुझे मौका मिला और बाद में तो मैं वहाँ पर जब भी गया तो वहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा कि साहब हमारे यहाँ सोमवार को हम शास्त्रीय व्रत उसको कहते थे, शास्त्रीय फास्ट, इस तरह से व्रत करके हम लोगों ने मनाया। तो मतलब आप ये देखिए, जैसे सच्चे अनुयायी के रूप में गांधी जी का, आज कौन है सच्चा अनुयायी गांधी जी का, आज हमको ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज सही माने में गांधी जी के किसी भी बात को हम लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज भ्रष्टाचार रुपयों का नहीं है, पैसे का नहीं है, भ्रष्टाचार चरित्र का, भ्रष्टाचार आपके आत्मा का, भ्रष्टाचार आपके आदर्शों का। कि आदमी गलत बातें बहुत करता है और गलत बातों से उसको कुछ सीधा करना हो तो सीधा करने का चेष्टा करता है। हाँ, मर्चेंट साहब, गांधी जी जब धर्म की बात करते थे तो उनका अर्थ रिलीजन जैसा नहीं होता था, वो स्वभाव के अर्थ में था, प्रकृति के अर्थ में था, नेचर के अर्थ में था। धर्म को लेकर जो गांधी जी की धारणा थी और जो भारतीय परंपरा में विचार थे, तो आखिरी रिमार्क के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके पहले और उनके बाद क्या बदलाव हुआ? जी हाँ, जो मैंने अनुभव किया है और पढ़ा है, क्योंकि गांधी जी का दृष्टिकोण तो विश्वव्यापी था। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो इसका मतलब सब कुछ उसमें समा जाता है। आपके लिए भी जगह है और मेरे लिए भी अपनी जगह है, तो स्पेसेस, तो उसको अगर हम अपने युवा पीढ़ी को ये दृष्टिकोण और ये सीख अच्छी तरीके से प्रदान कर सकें, क्योंकि हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम के माध्यमों से भी हमें ये करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने इस परिचर्चा में भाग ली, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गांधी जी से पहले का भारत, गांधी जी के बाद का भारत, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये विचार गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी थे गांधीवादी विचारक, वरिष्ठ राजनेता, चिंतक और लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री, गांधीवादी विचारक और केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री रामचंद्र राही, और गांधीवादी विचारक और राष्ट्रीय सर्वोदय अंतर्राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय न्यासी डॉक्टर A.K. मर्चेंट। विचार गोष्ठी का संचालन कर रहे थे गांधी विषयक लेखक और राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।